प्रतिभा रखा है मैंने, जो अभी आपको बताया। न्यूटन और यंग के बीच हाइगन आया था, इसने बहुत बोला था। ठीक है, ये मर भी गया बोलते बोलते, तब तक इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। इसके बाद फिर इसकी थ्योरी तुरंत दे दी। ठीक है, फिर बुक्स में भी आ गई, आपकी भी, हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, सारी चीजें आ गई। और फिर आपको बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर फाइनली मैक्सवेल की इक्वेशन सब कुछ एक्सप्लेन करती है वेव नेचर के बारे सर, में। हाँ बताइए बेटा। मैक्सवेल तो आइंस्टाइन से पहले आ गया था ना, लेकिन कौन, हाइगन? नहीं, मैक्सवेल। मैक्सवेल तो बहुत हाँ, पहले आ गया था ना आइंस्टाइन से। अब हो सकता है इसने पहले एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, इसने वेव नेचर एक्सप्लेन किया है, पार्टिकल नहीं किया, तो वेव तो इससे पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया था। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इसने इन दोनों के बीच में इसने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, हम्म। बट अब सारी चीजें वेव की इसी चार इक्वेशन जो आपको बताई थी उसी से करा। ठीक है, यस तो सर। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन तो यही है, फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट विदाउट एनी चेंज इन इट्स मूवमेंट। ठीक है, बिना मीडियम के चेंज के जो पाथ चेंज हो जाएगा लाइट का, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं आपके? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, एकदम वही है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, बट ध्यान रखिए फ्लैट सरफेस पे अगर कर्व सरफेस होगी तो उसमें भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कर्व सरफेस पर भी एक टेंजेंट और उसके रेड नॉर्मल बन सकता है, जो कि नॉर्मल सेंटर से पास हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, और ये टेंजेंट हो जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सब क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तो कभी आपको तीनों इसके अक्रॉस कोई वेक्टर दे दे कि इंसिडेंट रे के अक्रॉस ए वेक्टर है, इसके अलोंग एन वेक्टर है, इसके अलोंग बी वेक्टर है, रिफ्लेक्टेड के अलोंग। ठीक है, तो आपको पता है तीनों वेक्टर्स को प्लेनर है, एक ही प्लेन में होंगे। सेकंड लॉ यही है। अरे आ रही बात समझ में? यस तो यस आपको सर। इनसे हमेशा एक यूनिक प्लेन पास होगा ना बेटा, इन दोनों से किसी भी दो वेक्टर से, तो तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन में आएगा, ऐसे नहीं किसी और प्लेन में निकल। ठीक है, कि ऐसा नहीं किसी और प्लेन में निकल जाए, वो ऐसा नहीं होगा, वो उसी प्लेन में रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है, आपने वेक्टर में ऐसे क्वेश्चन किए थे अगर आपको ध्यान हो। या आपके तीन वेक्टर दे रखे हैं, एक दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो ये मान लो इंसिडेंट वेक्टर दे रखा है आपको, इंसिडेंट लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर है, एक नॉर्मल दे रखा है, नॉर्मल का कुछ छोड़ दिया ऐसे, xi कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एक इधर अननोन आ गया। और फिर रिफ्लेक्टेड रे का आपको वेक्टर दे दे, वो कुछ दे दे i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अगर ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए। पहले ये बात समझ आ रही है कि नहीं, तीन वेक्टर, अगर अभी वेक्टर नहीं पढ़े आपने, मैथ में पढ़ लोगे, लास्ट टॉपिक यही होगा आपके। ठीक है ना, वहां इसको आप बहुत यूज करोगे। लेकिन अभी भी आप समझ सकते हैं कि अगर मैं तीन वेक्टर को प्लेनर कह दूं, ठीक है ना, ये करते हैं यार, ये तो पैकेज में बहुत आता है फिजिक्स वाले। ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर के पैकेज में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को प्लेनर है। तो आपको ये बात क्लियर है क्या, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी जीरो होगा? कुछ भी बोल दो, किसी का भी एक डॉट क्रॉस करके तीसरे के साथ डॉट करोगे तो जीरो आएगा। बोलो, ये बात आती है सबको समझ में कि नहीं? यस सर। यस प्लेन में है तो बी क्रॉस सी से आने वाला वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से बताओ। यस सर। बी क्रॉस सी से आने वाला वेक्टर बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यस सर। तो जब ए वेक्टर इन दोनों के प्लेन में है तो वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो पहले तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो पूरे पूरे वेक्टर पता है। ठीक है ना, ये पूरे पूरे वेक्टर पता है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, और फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, अभी आया नहीं है बट पूरा चांस से कभी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार क्या बोल रहे हैं, सेम प्लेन में बोल रहे हैं ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इनके अलोंग अगर वेक्टर्स दे दिए तो वो तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, और कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो हमेशा ए डॉट बी क्रॉस सी या बी क्रॉस सी डॉट ए, ये सब क्या होता है, जीरो होता है। बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं इस नाम से पढ़ेंगे अभी वेक्टर। ठीक है, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों लॉस में क्या क्या आ सकता है? ये तो सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर नॉर्मली कोई गिरेगी तो वापस वैसे की वैसे लौट जाएगी, क्योंकि इंसिडेंस एंगल जीरो है तो रिफ्लेक्टेड भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई नॉर्मल गिर रही है, नॉर्मल मतलब
अगर कर्व सरफेस है तो अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, कर्व सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, तो कुछ होगा इसका यहाँ पे नॉर्मल, तो अगर इसके अलोंग गिरेगी तो वापस वैसे ही लौट दे, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए अरियन, कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको यहाँ तक? नो सर। बात क्लियर है एकदम?